हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास विषय की पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करता है बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर या पर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का डीएलएड का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है, या जिस जगह पे आप आपका प्रशिक्षण या लेसन प्रोग्राम बना रहे हैं उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना। जैसे मैं लिखा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनवाड़, जो भी आपका नाम है छात्र अध्यापिका अध्यापिका, तो आप नाम लिख दीजिए। जिस कक्षा की आप पाठ्यक्रम तैयार करें, तो आज हम कक्षा 8 की करेंगे तो कक्षा 8 आ जाएगा। तो आज का जो अपना विषय है वो है इतिहास विषय। आज का जो अपना प्रकरण है वो है बाबर। तो बाबर प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, आप जिस क्लास में आपकी पाठ्य योजना तैयार करें वो क्लास, जिस दिनांक आप तैयार करें वो दिनांक, और आपकी समय अवधि हो जाएगी 36 मिनट। तो इस प्रकार से आपको ये सारी खानापूर्ति कर लेनी। मित्रों, अगर आपको किसी विषय या अन्य विषय संबंधित या इतिहास संबंधित पाठ्य योजना की आवश्यकता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई भी कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे चैनल के पेज पे जाएँ, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी पाठ्य योजनाएं आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। मित्रों, उसके पश्चात में आपको लिंक लगा लेने हैं शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य लिंक लगाने के पश्चात इसके अंदर आपको 3 कॉलम बनाने। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण उद्देश्य, तीसरा है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 3 कॉलम बनाने के पश्चात में आप इसमें लिखेंगे, या लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य ये है कि छात्र, अध्यापक और शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जाता है तो इस शिक्षण से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, या बच्चा ये शिक्षण करके स्वयं में क्या परिवर्तन लाना चाह रहा है, या आप ये शिक्षण करा के बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन करना चाह रहे हैं, वही आपकी क्या हो जाएंगे शिक्षण के उद्देश्य। तो पहला जो शिक्षण का उद्देश्य है वो है ज्ञानात्मक। अगर मान लीजिए बच्चे के अंदर आपको ये अपेक्षित परिवर्तन दिखते है तो समझ लीजिए उसने कौन सा शिक्षण का उद्देश्य कर लिया है, ज्ञानात्मक शिक्षण का उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक शिक्षण के उद्देश्य में लिखेंगे आप छात्र बाबर संपत्ति का प्रत्याशमन कर सकें, छात्र बाबर संपत्ति का प्रत्याभिगमन कर। इसके पश्चात में आपका द्वितीय शिक्षण उद्देश्य आता है अवबोध। अवबोध में आप लिखेंगे छात्र बाबर संपत्ति की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र बाबर प्रकरण को समझ सकें। तीसरा आता है आपका ज्ञानोपयोग। तो ज्ञानोपयोग में आप लिखेंगे छात्र बाबर से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन एवं जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकें। चौथा आता है कौशल। छात्र बाबर संपत्ति के संबंधित चार्ट मॉडल तैयार कर सकें। इसी प्रकार से पांचवा आता है अभिरुचि। तो छात्र बाबर संपत्ति में रुचि या विचार विमर्श कर सकें। इसी प्रकार छठवा आता है अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति के आप ये इस प्रकार से आपको 6 के शिक्षण के उद्देश्य इनको लिख लेना। ये लिखने के पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी, वो है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण सामग्री तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक, शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जाता है तो शिक्षण कराते समय जो जो सामग्री उसकी शिक्षण में सहायता करती है वो सारी शिक्षण सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। चौक, डस्टर, लपेट, बलक, संकेतक, चार्ट मॉडल सारे। और नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए आप पूर्व ज्ञान। हेडिंग लगा के लिखिए इसमें पूर्व ज्ञान में, तो विद्यार्थी बाबर संपत्ति के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपकी शिक्षण सामग्री और पूर्व ज्ञान। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ये लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती हुई आपका प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए। प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए। इसके अंदर प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लगा के इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना लें। पहला है क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया। तो प्रस्तावना प्रश्न होता है क्या, इसके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी आप रख लीजिए कि जो प्रस्तावना प्रश्न होता है किसी भी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि जितना अच्छा आपका प्रस्तावना प्रश्न बनेंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी आप प्रभावपूर्ण बनकर निकल के आएगी। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर छात्र, अध्यापक, अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं, बच्चों द्वारा इसके उत्तर दे दिए जाते हैं। जो कम से कम छात्र अध्यापक दो बच्चों से जो प्रश्न करते हैं, जो प्रस्तावना प्रश्न के अंदर कम से कम 4 प्रश्न और अधिकतम 6 या 7 प्रश्न छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा किए जा सकते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न छात्र अध्यापिका ने पूछा इसके अंदर, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में, तो बच्चे उत्तर देंगे सीकर जिले में। सीकर किस राज्य में, तो बच्चे उत्तर देंगे राजस्थान में। राजस्थान किस देश में, तो बच्चे उत्तर देंगे भारत में। तो चौथा प्रश्न छात्र अध्यापक अध्यापिका ने पूछा, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बच्चे उत्तर दे देंगे आसानी से इसका बाबर था। तो छात्र अध्यापिका बच्चों से फिर अगला प्रश्न पूछे गए, तो बाबर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो बच्चों के लिए एक प्रकार से समस्या खड़ी हो जाएगी। तो सभी समस्या का समाधान छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा किया जाएगा। तो एक प्रकार से ये उनका क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा इस समस्या को दूर करने का। तो एक प्रकार से आप लिख सकते हैं इसका समस्यात्मक प्रश्न। तो नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग हो जाएगी इसके पश्चात में वो हो जाएगा आपका उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन हेडिंग लगा लीजिए इसके अंदर आप नेक्स्ट। ये लिखने के पश्चात में उद्देश्य कथन हेडिंग लगाने के पश्चात में आप इसमें लिखेंगे, बच्चों आज हम बाबर संपत्ति या बाबर प्रकरण के ऊपर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका क्या, उद्देश्य कथन। तो मित्रों, जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो प्रस्तावना प्रश्न आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। जो मैंने प्रश्न लिखा है आपको ये थोड़ी सी बात ये ध्यान रखनी है, आप जो प्रश्न होते हैं वो किसी भी प्रकार से आप ये बना सकते हैं। जरूरी नहीं है मैंने जो प्रकरण बनाया उससे संबंधित प्रश्न हो, लेकिन अंत के अंदर आपको जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसको एक दूसरे से रिलेट करते हुए अंत के अंदर आपको आपके प्रकरण के ऊपर बच्चों को लेके आना है। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी आपकी प्रस्तुतिकरण। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण।
ये प्रस्तुतिकरण होता है, इसके अंदर संपूर्ण प्रस्तुति छात्र अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है जिसके बारे में शिक्षण करवाया उसके बारे में संपूर्ण प्रस्तुति इसमें दिया जाता है। तो इसके अंदर आपको 5 कॉलम बनाने, पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया, चौथा है विधि और पांचवा है श्यामपट्ट कार्य। ये 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है इसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है बाबर का जीवन परिचय, दो आपका शिक्षण बिंदु। तो इसके संबंध में जो छात्र अध्यापक क्रिया के संबंध में लिखेंगे आप इसके विकासात्मक प्रश्न, जो मैंने विकासात्मक प्रश्न लिखा है तो आप इनको लिख लीजिए। इसके पश्चात नेक्स्ट लिखेंगे आप छात्र अध्यापक का कथन या उनके द्वारा दिया गया जो प्रस्तुतिकरण है वो लिखेंगे आप। तो इसमें लिखेगा बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को तुर्किस्तान के फरगान के आदिशान शहर में हुआ था। बाबर सुन्नी मुसलमान था, वह तैमूर का वंशज था। बाबर अपने पिता के बाद 11 वर्ष की आयु 1494 में फरगान का शासक बना। बाबर ने 1501 ईस्वी में समरकंद तथा 1504 ईस्वी में काबुल पर विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपके द्वारा ये लिखा गया प्रस्तुतिकरण। छात्र अध्यापक का द्वारा दिया गया प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। संपूर्ण प्रस्तुतिकरण जो मैंने लिखा है, लिखने में कोई गलती मत करिए, जो मैंने जैसा मैंने लिखा है उस प्रकार से आप लिख लीजिए। थोड़ा सा और बचाओ, इसको भी लिख लीजिए। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान सुफजाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाजौर और भेरा के अधिकार में कर लिया था। ये बाबर का प्रथम अभियान था जिसमें तोपखाने का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। इसके पश्चात छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो आपकी विधि है वो विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। तो ये हो जाएगा आपका दिया गया है सारा कार्य। इसके पश्चात जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य को आप परिपूर्ण करेंगे। वो है जो मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा है उसके अंदर में जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप छांट लीजिएगा। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप ब्लैक चार्ट के ऊपर लगा के लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका श्यामपट्ट कार्य। इसके पश्चात में आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आते हुए आपके बहुत प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए। बहुत प्रश्न के बारे में थोड़ी संबंधित जानकारी लिख लीजिए। लिखने से पहले जो बहुत प्रश्न होते हैं किसकी तरह पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं, जान लीजिए थोड़ा सा। जो बहुत प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उनके जो भी शिक्षण करवाया जा रहा है उस शिक्षण में बच्चे का ध्यान लगा रहे हैं, या बच्चे का ध्यान पाठ से पढ़ाए गए पाठ से इधर उधर भंग नहीं हो, उसका ध्यान एकाग्रचित होकर पाठ में लगा रहे हैं। इस वजह से ये बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत प्रश्न आप लिख लीजिएगा। तो जो बहुत प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं तो आप ये बहुत प्रश्न ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। ये बहुत प्रश्न लिखने के पश्चात में आपको अगले पेज पर फिर से वही 5 कॉलम बना लेना है। पहला हो जाएगा शिक्षण बिंदु, दूसरा हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा हो जाएगा छात्र क्रिया, तीसरा चौथा हो जाएगा विधि और पांचवा हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको द्वितीय शिक्षण बिंदु लिखना है भारत में मुगल शासन की स्थापना। तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय शिक्षण बिंदु। इसके समक्ष जो विकासात्मक प्रश्न मैंने लिखा है विकासात्मक प्रश्न आप लिख लीजिए। जो छात्र अध्यापक का कथन है वो लिखेंगे आप। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत के दौरान प्रथम युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर को निर्णायक जीत प्राप्त हुई। तो ये हो जाएगा। थोड़ा सा इसके पश्चात लिखेंगे आप। इस परिणाम का बाबर दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया तथा भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। बाबर ने इस युद्ध में तुगलनामा रणनीति अपनाई थी। तो ये हो जाएगा आपका जो छात्र अध्यापक दिया गया जो कथन है वो हो जाएगा आपका इसके अंदर। इसके छात्र क्रिया उसके अंदर छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो आपकी विधि चल रही है हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। इसके पश्चात जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य को आप परिपूर्ण करेंगे। उससे पहले आपने जो मैंने आपको छात्र अध्यापक कथन लिखा है इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसको आप छांट के उसके अंदर लिख लीजिएगा। ये लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आपके बहुत प्रश्न। तो बहुत प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए। बहुत प्रश्न के अंदर आपको मैंने पहले बता दिया कि बहुत प्रश्न होते हैं किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इन बहुत प्रश्नों को उतार लीजिए। बहुत प्रश्न उतारने के पश्चात में आपको नेक्स्ट पेज पे फिर से वही 5 कॉलम बना लें। पहला हो जाएगा शिक्षण बिंदु, दूसरा हो जाएगा छात्र क्रिया, तीसरा हो जाएगा विधि और चौथा हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से 5 कॉलम है। 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है इसके अंदर आप लिखेंगे बाबर के प्रमुख युद्ध एवं बाबर की मृत्यु। तो ये हो जाएगा आपका शिक्षण बिंदु। इसके समक्ष जो विकासात्मक प्रश्न मैंने लिखा है तो सारे विकासात्मक प्रश्न आप लिख लीजिए। इसके पश्चात जो छात्र क्रिया वाली कॉलम में आप छात्र कथन लिखेंगे। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर एवं राणा सांगा के मध्य युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर की विजय एवं गांधी की उपाधि धारण की। तो मतलब इस युद्ध के अंदर बाबर को किसकी उपाधि दी गई थी, गांधी की उपाधि दी गई थी। इसके पश्चात नेक्स्ट लिखेंगे चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध में लिखेंगे आप 28 जनवरी 1528 को बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिना राय को परास्त किया। नेक्स्ट युद्ध आता है इसके पश्चात में घाघरा युद्ध 6 मई 1529 बनारस नदी के निकट घाघरा नदी के किनारे बाबर ने महमूद लोदी को परास्त किया। इसके पश्चात थोड़ा सा नेक्स्ट लिखेंगे आप बाबर के जीवन का यह अंतिम युद्ध था। बाबर की मृत्यु 26 जनवरी 1530 ईस्वी को लाहौर में हो गई थी। तो ये हो जाएगा आप छात्र अध्यापक दिया गया आपके लिए प्रस्तुतिकरण। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपको प्रस्तुतिकरण। इसके पश्चात में जो
छात्र क्रिया उसके अंदर आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। और जो श्यामपट कार्य है उस श्यामपट कार्य के अंदर जो मैंने छात्रादेव कथन लिखा है इसमें से आप महत्वपूर्ण बिंदु को छांट लीजिएगा और उसको आप श्यामपट कार्य के अंदर लिख लीजिए, ब्लैक चार्ट लगाइए, उसके अंदर आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। इसके पश्चात नेक्स्ट आता है इसके बोध प्रश्न, हेडिंग लगा लीजिए बोध प्रश्न। बोध प्रश्न के पहले मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता दें, जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे ताकि बच्चे का ध्यान पढ़ाए गए पाठ से इधर उधर भंग नहीं हो, उसका ध्यान एकाग्रचित होकर पाठ में लगाए, इस वजह से ये बोध प्रश्न किए जाते हैं। तो आप ये सारे बोध प्रश्न लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो आपकी पाठ योजना है वो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आपको नेक्स्ट हेडिंग लगा लेनी है मूल्यांकन प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी ले लीजिए, आपके मूल्यांकन प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों ने सीखा है या नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के छात्र अध्यापिका द्वारा ये मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं किसी भी प्रकार के बनाए जा सकते हैं, जरूरी है जो मैंने प्रश्न बनाए उसी प्रकार से आप भी प्रश्न बनाएं। तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं, जैसे लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक, सत्य असत्य वाले, रेगिस्तान वाले, किसी भी प्रकार के प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रश्न बनाए उसी प्रकार से आप इन प्रश्नों को लिख लीजिए। ये प्रश्न लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपका गृह कार्य। तो हेडिंग लगा लीजिए गृह कार्य और बच्चों को आप गृह कार्य दे दीजिए। कहने का मतलब है गृह कार्य ऐसा दीजिए जिस घटना के स्तर से आपने बच्चों को शिक्षण करवाया, इस घटना के स्तर को ध्यान में रखते हुए बच्चों को आप गृह कार्य दे दीजिए ताकि बच्चे घर पे जाके अपना जो खाली समय है उसका सदुपयोग आसानी से कर सकें। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मित्रों इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मित्रों जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।